व्हाट इज़ द सेफेस्ट ट्रीटमेंट फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट विद यूटीआई? तो इसमें जो हमारे पास एमओएच की गाइडलाइंस हैं वो दी हुई हैं। उसमें इस तरह से है कि हम ऑगमेंटन दे सकते हैं, सिफोलेक्सिन हमारे पास चॉइस ऑफ ड्रग में आता है, सेफोरेक्साइम हम दे सकते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन हम फॉस्फोमाइसिन भी दे सकते हैं और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन दे सकते हैं, बट टर्म के अंदर जब हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर होगा तो उसमें हम नहीं देंगे। और इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि अगर पोलिनेफ्राइटिस हो तो आप सेफ्ट्राइक्सोन दे सकते हैं, सेफाजोलिन दे सकते हैं। आगे हमारे पास दिए हुए हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। इसको हमें इसके सुफिक्स से याद रखना पड़ेगा। माउस वाली जो है वो हमारे पास कौन सी है? ओमैब वाली। जो हमारे पास काइमेरिक हैं, वो कौन सी होती हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है, उनके अंदर एंड पे आता है जी मैप। और वो किस तरह से होती हैं, उसमें कांस्टेंट रीजन जो होता है वो ह्यूमन से आता है और जो वेरिएबल रीजन होता है वो माउस से आता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो ह्यूमनाइज्ड है उसको क्या बोलेंगे? ज़ूम ऐप उसके एंड पे आएगा और उसमें क्या होगा कि उसमें ह्यूमन की तरफ से आता है। इट हैज़ ऑल ह्यूमन एक्सेप्ट फॉर कम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनिंग रीजन दैट बाइंड्स एंटीजन। और जो हमारे पास ह्यूमन एंटीबॉडीज़ हैं उनमें ऊमैब एंड पे आता है जो फुली ह्यूमन है। तो किस तरह से हुआ? ओ मैप वाली जो है वो हमारे पास माउस वाली हैं। मैंने इस तरह से इसको याद रखा हुआ था कि हमारे पास ग्रेज एनाटमी में एक होता था ओमैली, डॉक्टर ओमैली, और वो बहुत ही हम्बल सा, आप समझें कि एक काइंड ऑफ माउसी सा था। तो ये ओ मैप को आप माउस से याद रखना है। कैमेरिक वाली जो है वो, उसका मतलब वो जनरेशन एक्स है, उसके अंदर आना है जी मैप। और जो ह्यूमनाइज्ड हैं तो जैसे जुहेब नाम होता है उस तरह से जू मैप। और जो प्रॉपरली ह्यूमन है उनके अंदर यू आएगा, यू से याद रखिए कि आप जैसा है वो प्रॉपर ह्यूमन एंटीबॉडीज हैं तो वो ओमैब। अच्छा, हमारे पास सीओपीडी का पेशेंट है, उसमें हम प्रोग्नोसिस किस चीज़ से अफेक्ट हो सकता है? हम जो है वो लॉन्ग शॉर्ट एक्टिंग हम ब्रोंकोडायलेटर्स तो देते ही हैं, उसके अलावा जो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं उसकी वजह से प्रोग्नोसिस, इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह से बेहतर हो जाता है। ट्रांसडर्मल पैचेस का हमारे पास क्या एडवांटेज है फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग? बिकॉज इट ऑफर्स नियर कांस्टेंट रेट एज आईवी इन्फ्यूजन, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एक रेजरवायर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है और मुसलसल आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, तो कांस्टेंट रेट उसका आता है एज IV infusion. Women taking methotrexate, but radiology scan shows progressive joint deformation. अब क्या करना चाहिए अगर किसी को ये हमारे पास आ रहा है? इन केस ऑफ हम स्टार्ट करते हैं जब आर्थराइटिस होता है उसमें NSAID से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो? आप देते हो DMARDs, डिजीज़ मॉडिफाइंग जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं, उनमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? मेथोट्रेक्सेट। अगर मेथोट्रेक्सेट से भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप दोगे बायोलॉजिक्स और उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो हमारे पास डीमार्ट्स में हमारे पास कौन-कौन सा आता है? मेथोट्रेक्सेट आता है, लेफ्लुनामाइड भी हमारे पास उसी में आता है। एंट्रासेप्ट जो है वो हमारे पास बायोलॉजिक्स में से है। और जो हमें थर्ड ऑप्शन दी हुई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, वो भी हमारे पास डीमार्ट्स में से आती है। तो मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन तीनों ही जो है वो हमारे पास डीमार्ट्स में से आती हैं और एंट्रासेप्ट जो है वो हमारे पास बायोलॉजिक्स में से आती है। और इसमें कौन सी आ सकती है? अडेलिमुमैब। अब वो भी हमारे पास बायोलॉजिक्स में से आती है। और आप देखें कि इसमें क्या आ रहा है? मूमैब। इसका मतलब है ये टोटल ह्यूमन एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारे पास यूज़ होती हैं, कंप्लीट ह्यूमन एंटीबॉडीज़ जो हमारे पास यूज़ होती हैं इन आर्थराइटिस। देन वी हैव अ पेशेंट ऑन मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन एंड पायोग्लिटाज़ोन। और उसको क्या हुआ है कि रिसेंटली हेपेटाइटिस सी हमारे पास डायग्नोज हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे? पायोग्लिटाज़ोन कैन हार्म लिवर, तो इस वजह से हम वो नहीं देंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है, इंसुलिन ग्लार्गिन वो ले रहा है और साथ में मेटफॉर्मिन ले रहा है XR ट्वाइस डेली। अब इसमें क्या करना चाहिए कि, और उसका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज़ नॉर्मल बट पोस्ट प्रेंडियल इज़ एलिवेटेड। तो अगेन हमने जब भी फास्टिंग नॉर्मल है इसका मतलब है जो आपकी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो ठीक काम कर रही है, आपको दूसरी मेडिसिन पे काम करने की ज़रूरत है और वो हमारे पास एक्सटेंडेड रिलीज़ वाली ले रहे हैं, 2 दफ़ा दिन में ले रहे हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम दूसरी मेडिसिन पे स्विच कर सकते हैं। वैसे जो हमारे पास मेटफॉर्मिन की डोज़ होती है 2500 के अराउंड हमारे पास होती है, हम एमजी दे सकते हैं, और जो एक्सटेंडेड रिलीज़ है उसको हम 2000 एमजी तक दे सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि हमने कौन-सा हम चेंज कर सकते हैं, कि हमें डोज़ इंक्रीज़ करनी है या हमें मेडिसिन ही स्विच करने की ज़रूरत है। तो हम इन ऑप्शंस को एज़ पर जो भी हमारे पास क्लिनिकल सिनेरियो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम इसको देख सकते हैं कि हमें कौन-सी ऑप्शन चूज़ करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पेशेंट ले रहा है वेनकोमाइसिन 1 ग्राम 12 आवर्ली वो ले रहा है और उसका इन्फ्यूजन रेट है 1 ग्राम पर आवर। तो अब इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? उसको स्किन रैश भी डेवलप हो रहा है। तो हमारे पास वेनकोमाइसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है रेड मैन सिंड्रोम, और उसकी वजह क्या होती है कि आपके पास इन्फ्यूजन रेट आपको स्लो रखना होता है। अगर वो फ़ास्ट आप चलाएँगे तो उसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज़ होती है, आपको रेडनेस कॉज़ होती है, तो रैश प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ ऑप्शन दी हुई है चेंज एंटीबायोटिक, डिक्रीज़ द डोज़ और इंक्रीज़ द इन्फ्यूजन रेट। तो हमें मालूम है कि ये एक नोन साइड इफ़ेक्ट है, तो इसलिए हमें और मेडिसिन देना अगर ज़रूरी है, जिस तरह मरसा का पेशेंट है और आपको उसे देना है। मेथिसिलिन रेज़िस्टेंट स्टेफ़िलोकोकस ऑरियस अगर हमारे पास आ रहा है तो आपको वेनकोमाइसिन को चूज़ करना है, और आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने स्लो इन्फ्यूजन रेट के ऑप्शन नहीं दी हुई। तो आप ये कहोगे कि जितनी डोज़ है आप उसको कम कर दें, ताकि पर आवर जो हमारे पास डोज़ जा रही है वो कम हो जाए, इन्फ्यूजन रेट स्लो डाउन हो जाएगा। और हमारे पास क्वेश्चन है कि पेशेंट को लाइसिनोप्रिल, एम्लोडिपिन और मेटफॉर्मिन दे रहे हैं। साथ में वो कोई और मेडिसिन भी दे रहे हैं, और पेशेंट को आपने लाइक एमआरआई करते हैं विद कंट्रास्ट, तो आपने आयोडिनेटेड कंट्रास्ट उसको साथ देना है। तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है, दैट विल बी रीस्टार्टेड आफ्टर 48 आवर्स? तो वो है मेटफॉर्मिन, क्योंकि मेटफॉर्मिन के साथ क्या होता है, एक आपको रेयर साइड इफ़ेक्ट आ सकता है मेटफॉर्मिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस, और उसकी वजह से टेम्परेरीली आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप इन दोनों में गैप कर लें। Which of the following communication techniques is most appropriate at the message you want to deliver to a patient is received correctly? आपको ये पता लग जाए कि पेशेंट तक बात पहुंच गई है नहीं, तो उसका तरीका क्या है कि आप उसको बात बताने के बाद उससे फीडबैक लीजिए, उससे पूछिए कि उसको बात समझ आई या नहीं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कोई क्वेश्चन पूछेंगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। Which of the following strategies are used with low literacy patients to encourage them to change their behavior? आप उनके लिए क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो? आप उनके लिए विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हो। उनको अगर लिखा हुआ समझ नहीं आता, तो आप क्या करोगे, उनको थ्रू पिक्चर्स समझा दोगे, तो यू कैन यूज़ विजुअल एड। Which of the following is the most appropriate source of information compounding medication? उसमें हमारे पास यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जो हमारे पास ऑरेंज बुक है उसमें एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स का डाटा होगा। माइक्रोमेडिक्स में हमारे पास वैसे ही मेडिसिन के बारे में सारी डिटेल होगी, बट जो यूएसपी है वो वही हमारे पास है जिसमें कंपाउंडिंग रिलेटेड चीज़ें मौजूद होंगी। हमने कुछ चैप्टर्स को याद रखना है। चैप्टर 795, 797, 800 वाला जो हमारे पास कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग से रिलेटेड है। जो हमारे पास 797 है वो स्टेरॉइल कंपाउंडिंग रिलेटेड है। 5 वाला जो है 795 वाला जो है वो हमारे पास नॉन स्टेरॉइल कंपाउंडिंग रिलेटेड है। तो इस तरह से है। अप्रॉक्सीमेटली 415 मिलियन पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड विद डायबिटीज। अब वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रेफर्ड टू इन द मेंशन स्टेटमेंट। और वो बता रहे हैं कि इतने लोग इस डिजीज से अफेक्ट हो चुके हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिवेलेंस। हमने बहुत ही कॉमन सी चीज़ पढ़ी हुई है। Approximately 415 million people have been diagnosed with diabetes in 2022. Which of the following term is referred to mentioned statement? अब हम इसको किस तरह से ले सकते हैं, इंसिडेंस जो है ना वो हम किस चीज़ के लिए होते हैं, फॉर न्यू केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने न्यू का वर्ड नहीं बताया हुआ। इंसिडेंस हम कहते हैं ना, कोई वाक्या हुआ, कोई चीज़ हुई, तो वो कभी होगी जब वो न्यू चीज़ होगी। यहाँ वो बता रहे हैं 415 मिलियन पीपल हैव बीन डायग्नोस्ड विद डायबिटीज इन 2022। अब जो यहाँ ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है आपने उसको नहीं देखना, आपने सिर्फ इस बात को समझना है कि इंसिडेंस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ आप कहोगे न्यू केसेस आए हैं। ये जो है जिसमें आपको कोई टाइम साथ में बताया हुआ है, इट्स स्टिल प्रिवेलेंस, बट इट्स काइंड ऑफ इसको आप बोलेंगे पॉइंट प्रिवेलेंस, किसी एक पॉइंट पे इतनी प्रिवेलेंस थी।
उसके बाद क्या आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ स्टडीज कंसीडर्ड डाटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज ऑफ डिफरेंट डिजाइन टू ड्रॉ कंक्लूजन। अच्छा, अब हमने आई थिंक पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। केस सीरीज क्या होते हैं? केस से मुराद है कि अगर आप कोई ख़ास स्पेशल कोई एक केस लो, जैसे आप कहो कि इस बच्चे को जो था रिकेट्स भी था और साथ में हमने देखा कि इसको टीबी डेवलप हो गया, बोन टीबी डेवलप हो गई। इट वुड बी रेयर केस, आप इस तरह का चीज़ डिस्कस करोगे तो। और अगर आप इस तरह के 3-4 केसेस कर लोगे तो वो केस सीरीज हो जाएगी, जैसे ड्रामा सीरीज होती है वैसे। अच्छा, अब जो डबल ब्लाइंड स्टडीज़ है उसमें क्या आपको सुन के ही लगेगा कि डबल ब्लाइंड मतलब 2 बंदे हैं जो इसमें ब्लाइंड हैं, डबल ब्लाइंडनेस है। इसमें सिर्फ़ यही नहीं है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको नहीं मालूम कि हमें क्या दिया जा रहा है, उसमें रिसर्चर को भी नहीं पता कि उसे क्या दिया जा रहा है। लाइक वो कौन-सी चीज़ एडमिनिस्टर कर रहा है, क्या इंटरवेंशन अप्लाई हो रही है, कौन-सी मेडिसिन दी जा रही है, उसको भी नहीं मालूम। तो ये हमारे पास डबल ब्लाइंड स्टडीज़ हो गई। सिस्टैमिक रिव्यू, रिव्यू हम किस तरह होता है? रिव्यू हम जैसे ड्रामाज़ का, मूवीज़ का देखते हैं ना, बनी हुई मूवी, बना हुआ ड्रामा आपने उसका रिव्यू किया। और सिस्टमैटिक रिव्यू क्या हो गया? आपने एज़ अ होल प्रॉपरली किसी एक चीज़ के ऊपर एक सिस्टम बना के उसके ऊपर आपने मुख्तलिफ जगह से डाटा लिया है और उसको आपने इकट्ठा करके एक कंक्लूजन बनाया है। तो आपने सिस्टमैटिकली चले और आपने एक कंक्लूजन दिया, एक रिव्यू दिया है। जैसे हम मूवीज़ वगैरह का देखते हैं तो वो भी तो एक रिव्यू ही दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक साइंटिफिक किस्म का रिव्यू आता है, उसमें आप डिफरेंट डाटा की बेसिस पे उन सबको इकट्ठा करके एक कंक्लूजन निकालते हो। देन वी हैव के फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का काम क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉइजन मैनेजमेंट, टू मॉनिटर ड्रग एरर रिपोर्टिंग, टू मॉनिटर एडवर्स रिपोर्टिंग। हाँ, ये फॉर्मूलरी बनाती है हमारे पास जो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी होती है, पीएनटी कमेटी। अभी यहाँ पिक्चर में वो वाली लाइन नहीं आई है, बट इट इज़ फॉर दिस कि सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन, कौन सी एसेंशियल हैं, कौन सी सूटेबल हैं, आप उन सब को इकट्ठा करते हो और एक फार्मूलरी बनाते हो। हर इंस्टीट्यूट की अपनी फार्मूलरी होती है, जो बनाई जाती है। तो ये हमारे पास फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का काम है।